आयोजन महत्वपूर्ण है और भविष्य की रूपरेखा है। कोई भी क्षेत्र हो, आयोजन आवश्यक होता है। इसलिए सरकार, निजी क्षेत्र या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, अपनी प्रवृत्तियों के लिए आयोजन करते हैं। भारत सरकार ने भी आयोजन के महत्व को स्वीकार करके केंद्र सरकार ने नीति आयोग की रचना की है। यहाँ तक हमने सीखा था, जिनमें विविध क्षेत्र के निष्णातों का समावेश किया है ना। इसलिए आयोजन का महत्व निम्नानुसार है। आयोजन से व्यवसायिक इकाई की सभी प्रवृत्तियां व्यवस्थित होती है। साधनों का दुरुपयोग रोका जा सकता है ना। आयोजन की व्यवसायिक इकाई की सभी प्रवृत्तियां व्यवस्थित होगी, है ना। अगर आपने प्लान किया है मतलब आयोजन किया है, या फिर आपने अपना पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाया है ना, और सभी विषय के लिए अलग अलग टाइम टेबल बनाया है और उस हिसाब से आयोजन किया है, तो उस हिसाब से आप किताब रखोगे तो किताब भी व्यवस्थित रखोगे। जैसे जैसे आपने टाइम टेबल में उस हिसाब से किताब को भी सजा के रखोगे, है ना। सभी मतलब अपनी बाकी की प्रवृत्तियाँ जो है, खाना खाने का टाइम टेबल अपने आप बन जाएगा बाकी के टाइम में। अपने आप सोने का टाइम टेबल बन जाएगा, अपने आप बाकी के सब टाइम टेबल बन जाएंगे, है ना। तो बाकी की सभी प्रवृत्तियाँ भी क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। उसके अलावा आयोजन से साधनों का दुरुपयोग रोका जा सकता है। दुरुपयोग मतलब बगाड़। बगाड़ मतलब क्या होता है, हम आयोजन करेंगे तो जो भी साधन होंगे, है ना, जैसे कि मुझे समझ लीजिए कि हाँ, सौदी हाँ, जिसका सही उपयोग, वेरी गुड, सही उपयोग ना होता उसको उपयोग में ला सकते हैं। जो अगर आपका समय कहीं पे और बिगड़ रहा है, मोबाइल में गेम खेलने में या टीवी देखने में, लेकिन आपने अगर टाइम टेबल बनाया है अपनी पढ़ाई के लिए, तो क्या होगा, अपने आप उसका उपयोग कर सकते हो, मतलब समय का। इसी तरह आयोजन सही से हुआ, है ना, तो क्या होगा कि टाइम का तो बचत होगा ही, उसके साथ साथ जो भी आप अगर आप उत्पादन के लिए आयोजन कर रहे हो, तो जो कच्चा माल में से तैयार माल बनाने की बात हो रही है, तो वो कच्चे माल में से तैयार माल बनाने में बहुत सारा माल बिगड़ जाता है, पता होगा आपका, कुछ गिर जाता है ना। आप में से बहुत सारे लड़कियां हैं, तो बहुत सारे लोग रसोई बनाते होंगे, है ना। तो रसोई बनाते हुए आप में से कितने लोग गिरा देते हैं, कोई नमक गिरा देता है थोड़ा, कोई हल्दी थोड़ा गिरा देता है स्टोव के ऊपर, ऐसा कौन कौन करता है, देखो, है ना, होता है ना, कोई चीनी गिरा देता है ना। लेकिन आयोजन से ये सब किया होगा तो इतना गिरेगा, नुकसान होगा, आयोजन से किया होगा तो दुरुपयोग होगा। हाँ, आप में से कितने लोग स्टोव को मतलब स्टोव को बिगाड़ते हैं, बाद में स्टोव को साफ करना पड़ता है, गैस स्टोव को साफ किस किस, हाँ, किसको ज़्यादा होता है, किसको कम होता है। तो जैसा आप रसोई में करते हो, वहाँ पे भी अगर आयोजन आप ठीक से करो, तो साधन का दुरुपयोग रोका जा सकता है। तेल का बचत होता है, नमक का बचत होता है, चीनी का बचत होता है, आटे का बचत होता है, तो ये सब बचत होता है, मतलब उसका दुरुपयोग रोका जा सकता है। इसी तरह उत्पादन प्रक्रिया में भी अगर आयोजन करना है, आयोजन अच्छे से किया जाएगा, तो क्या होगा, कच्चे माल में से अगर तैयार माल बनाया जाएगा, तो कच्चे माल का दुरुपयोग कम होगा। अच्छा, सिलाई मशीन वाले, मतलब सिलाई करने वाले जो होते हैं, ड्रेस बनाते हैं या शर्ट बनाते हैं, हाँ, तो उसका एक निश्चित होता है कि एक शर्ट बनाने में इतना कपड़ा लगेगा, है ना। लेकिन नए नए सीखा होते हैं, वो क्या करते हैं पता है, वो बहुत सारा कपड़ा लेके एक शर्ट बनाएंगे, उसको पता नहीं चलता कटिंग कैसे करना है, कि वहाँ पे करकसर कर सके हम, पता चलता है उन लोगों को। लेकिन जो प्रैक्टिस वाले सिलाई काम करने वाले होंगे, वो क्या करें, कटिंग भी जो करेंगे ना, वो एकदम करकसर से करेंगे, और वो कपड़े का बिगाड़ रोकेंगे, और उसमें से छोटा मोटा टुकड़ा भी कपड़ा होगा ना, उसका भी इस्तेमाल करना वो लोग जानते हैं, है ना। इसी प्रकार हर एक व्यवसाय के अंदर आयोजन अगर सही से हुआ, तो साधनों का दुरुपयोग रोका जा सकता है ना। कर्मचारी को रखना है, तो कोई कोई जगह पे ऐसा भी होता है कि ज़रूरत है 10 कर्मचारी की और रखा जाते 12 कर्मचारी, वो 2 कर्मचारी मतलब
क्योंकि वो जो 10 कर्मचारी है उसके पास से सही ढंग से पूरा काम नहीं लिया जाता है, इसलिए 2 कर्मचारी एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, है ना। इसलिए वो भी एक साधन है, कर्मचारी भी साधन है ना, श्रम है ना। तो उसका भी अगर सही से आयोजन किया गया और 10 कर्मचारी के पास से ही अच्छा काम लिया गया तो 2 कर्मचारी को लाने नहीं पड़ेगा, तो साधनों का दुरुपयोग रोका जा सकता है। आयोजन से अनिश्चितता कम होती है, वो भी हमने बात कर दिया, है ना। आयोजन से अनिश्चितता कैसे कम होगी? अब हमें आपको पता है ना, हम डूबत ऋण अनामत रखते हैं अकाउंट में, हाँ, गालखाद अनामत रखिए। वो क्या है? वो क्या है? वो आयोजन से अनिश्चितता कम करना है ना। हमें पहले से मान लेना है कि हमें जितना देनदार है उसमें से 5% डूबत ऋण हो सकता है, इसलिए पहले से हम उतना पैसा हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे लाभ में से, डूबत ऋण अनामत रख देंगे, है ना। तो आयोजन से भविष्य में जो अनिश्चितता आने वाली है, अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, तो हम तो मान के रखेंगे कि इतना सारा लाभ हो गया, लेकिन उसमें से डूबत ऋण होने वाला है भाई, वो पहले से ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार आयोजन से अनिश्चितताओं को कम किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार मतलब लागत के लिए भी सोच सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ का कितने में लागत मतलब पड़ेगी हमको। हमने पहले से सोच लिया है, ज़्यादा सोच लिया, हम जो स्टॉक की कीमत ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, लेकिन हम पहले से स्टॉक की कीमत, मार्केट कीमत और चौपड़े कीमत, वही कीमत में से कम क्यों रखते हैं? वो भी इसी का ही एक भाग है कि पहले से हम चीज़ को ज़्यादा मान लेंगे तो अनिश्चितताएँ तो होगी, कम भी हो सकता है भविष्य में भाव, पहले से ही कम रखे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आ सकता। तो इसी तरह प्रकार जितना आप आयोजन करोगे, मैंने आप कल को मतलब कल परसों आपको एक मतलब आकृति बना के दिखाया था, है ना। क्या दिखाया था कि अगर आयोजन नहीं किया गया और आपका टारगेट यहाँ पे है तो आपका कहीं पे भी पॉइंट जा सकता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आयोजन किया तो आपका वो टारगेट के थोड़ा नज़दीक होगा, और थोड़ा आयोजन अच्छा किया तो और टारगेट के नज़दीक जाएगा, और अच्छे से आयोजन किया तो और टारगेट के नज़दीक जाएगा, है ना। तो अनिश्चितताएँ कम होती जाएगी, अनिश्चितताएँ तो है ही, लेकिन उसको कम करना है। आयोजन से सावधानी में वृद्धि होगी, है ना। जितना आपको पहले से पता होगा तो आप पहले से सावधान रहोगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आयोजन करो, पहले से आयोजन करके रखोगे तो आपको पहले से पता रहेगा कि कौन से विकल्प आपके सामने आ सकते हैं। हाँ, अगर एक वकील है तो उसके पास कौन से आर्ग्यूमेंट आ सकती है वो पहले से सोच के रहेगा। हाँ, तो वहाँ पे जब आर्ग्यूमेंट करने जाएंगे तो उनके पास पहले से ही पता होगा कि ये आर्ग्यूमेंट के सामने मेरे को सावधानी रखनी है, इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट आए तो मेरे को क्या करना है ना। इसी प्रकार व्यवसाय में भी बहुत सारी भविष्य में होने वाली चीज़ों के लिए हम पहले से कल्पना करके रख सकते हैं कि भाई धंधे में ये कंपटीटर अपना भाव कम भी कर सकता है हमारी चीज़ों को, मतलब उसकी चीज़ों को कम ज़्यादा बिकवाने के लिए, है ना। वो ज़्यादा एडवर्टाइज भी कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी भी ला सकता है, तो उसके सामने हमें पहले से सावधानी रखनी पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहले से आयोजन हर एक प्रकार का करना चाहिए। हाँ, कोरोना के लिए बहुत सारे लोगों ने आयोजन नहीं किया था, और बहुत सारे लोगों ने आयोजन कैसे करे, ये तो एक अनिश्चित है पूरा, है ना। फिर भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बचा के रखा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जो पैसा बचा नहीं सके पहले से उनको बहुत दिक्कतें आई। वो तो ना अपना घर का भाड़ा भर सके, ना तो हफ्ता भर सके, ना कुछ कर सके, क्योंकि वो अनिश्चितता के सामने वो टिक नहीं पाए। तो पहले से जो सावधान थे तो आयोजन रखा था इसलिए वो सावधान थे, और सावधानी में उसकी वृद्धि होती गई। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोगी होता है, वो तो हमको पता ही है, वो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कि जितना जितना हम अनिश्चितताएँ कम होती जाएगी तो लक्ष्य प्राप्ति के नज़दीक पहुँचेंगे, हमारे टारगेट के नज़दीक जा सकते हैं। संचालकीय कार्यों में सरलता होती है। संचालन के बाकी के कार्य है, अगर आयोजन ही हमने अच्छे से नहीं किया तो निर्णय कैसे लेंगे? आयोजन नहीं किया अच्छे से तो हम वो क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल कंट्रोल को क्या बोलते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते। आयोजन ही अच्छे से नहीं किया तो व्यवस्था तंत्र किस चीज़ के ऊपर करेंगे? हमने पहले से डिसाइड ही नहीं किया कि हमें क्या करना है। स्कूल खोलनी है तो स्कूल में कितने क्लास रखने हैं, वो सब डिसाइड नहीं किया तो कर्मचारी व्यवस्था कैसे करेंगे, व्यवस्था तंत्र कैसे बनाएंगे, ढांचा कैसे बनाएंगे?
तो वो सब कार्य अगर आयोजन किया होगा तो अच्छा होगा। कर्मचारी सहयोग प्राप्त होता है। आयोजन अच्छे से होगा तो कर्मचारियों को सभी को पता होगा कि भाई मेरे को क्या काम करना है, कितना करना है, किस तरह से करना है और किसके मदद से करना है ना। तो आयोजन अच्छे से नहीं किया होगा तो किसी को कुछ पता ही नहीं किसका काम कितना करना है, किसके ज़रिए करना है, किसकी मदद से करना है, और एक दूसरे को मतलब उड़ाते रहेंगे कि भाई ये तू तेरा काम है, ये मेरा काम है, नहीं ये मैं नहीं करूँगा, मैं ये मेरा इतना ही करना है, मेरे को इससे ज़्यादा नहीं करना। बहुत मगजमारी होगी, सब किसी को पता ही नहीं होगा तो, है ना। तो कर्मचारियों एक दूसरे को उसको पता होता है तो एक दूसरे में सहयोग मिल मतलब उन लोगों का सहयोग मालिक को मिलेगा, कर्मचारी का या संचालक को सहयोग मिलेगा, क्योंकि कर्मचारी को सबको व्यवस्थित है मतलब आयोजन किया, इसलिए वो क्या बोलते हैं, अंकुशित नहीं लेकिन उसको क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन में है, अनुशासित है। और अनुशासित होंगे तो अपने आप उनको भी काम करने में मज़ा आएगा और हमारे हमारे काम से उनको आसानी रहेगी, तो वो हमको सहयोग भी करेंगे। जितना आयोजन नहीं होगा, जितना परेशानी होगी काम करने में उन लोगों को, है ना, उन लोगों को ज़्यादा क्या बोलते हैं, मिस नॉलेज होगा, या फिर उसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, है ना। तो वहाँ पे वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। कर्मचारी को बिना आयोजन के कर्मचारी को रख लिया जाएगा, है ना। जिसका मतलब कम पढ़ा लिखा है उसको बड़ा होद्दा दे दिया जाएगा, और जो ज़्यादा नॉलेज है, जिसके पास अनुभव ज़्यादा है, उसको एक चपरासी बना दिया जाएगा। तो क्या वो बिना आयोजन का काम होगा तो क्या उन लोगों का सहकार मिलेगा? वो लोग अच्छे से वहाँ पे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके बाद है प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सकता है, वो भी मैंने बता दिया कर, है ना। नियंत्रण किसके ऊपर होता है? आयोजन के ऊपर होता है कि आयोजन इस अगर हमने 5 लाख का उत्पादन का आयोजन किया है तो उसके ऊपर नियंत्रण होता है कि 5 लाख का उत्पादन का आयोजन किया और 4.5 लाख क्यों हुआ या 5.5 लाख क्यों हुआ, और उसके जो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, विचलन होगा, उसको देखने का कार्य मतलब नियंत्रण, है ना। लेकिन आयोजन ही नहीं करेंगे 5 लाख का तो नियंत्रण कैसे होगा? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है विविध प्रवृत्तियों के साथ संकलन किया जा सकता है। पहले से ही तय होगा कि यह प्रवृत्ति मतलब उत्पादन की प्रवृत्ति है वो खरीदी की प्रवृत्ति के साथ ही इस प्रकार से जुड़ी हुई है, उत्पादन की प्रवृत्ति है वो बिक्री की प्रवृत्ति के साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई है ना। तो एक दूसरे को पता होगा तो वहाँ पे किस प्रकार से उत्पादन की प्रवृत्ति खरीदी की प्रवृत्ति के साथ बिक्री की प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हुई है, वो सब एक दूसरे को पता होगा। हाँ, तो वहाँ पे संकलन करना आसान हो जाएगा कि एक दूसरे से कनेक्शन करना आसान हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा कनेक्ट ही नहीं हुआ तो क्या लिखा है यहाँ पे? संकलन लिखा है ना। बैलेंस भी कर सकता है। जैसे कि ये एक उदाहरण है, उत्पादन मैनेजर है वो अपने साधन को देखने पर 10,000 एकम के इकाई के उत्पादन के लिए काम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ सेल्स मैनेजर है वो 15,000 के इकाई के लिए बिक्री के मतलब कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा? सेल्स मैनेजर है, बिक्री का उसको टारगेट करना है, तो उसको वो तैयारी कर रहा है कि मेरे को 15,000 इकाई बेच दूँ मैं। मार्केट में ऑर्डर लेके आता है 15,000 का, है ना। और उत्पादन वाला मैनेजर क्या करता है? उसको ऐसा है कि भाई 10,000 का ही बिक्री होगा, पहले से उसने मान लिया। तो वो क्या करेगा? उत्पादन कितने इकाई उत्पादन करने की कोशिश करेगा? 10,000 इकाई की। लेकिन वो ऑर्डर कितने का लेके आया सेल्स मैनेजर? 15,000 का। तो समतुला रही। अभी 5,000 का एकम कहाँ, 5,000 की इकाई कहाँ से मिलेगी? प्राप्त करेंगे? नहीं प्राप्त कर सकते ना। तो वहाँ पे बैलेंस नहीं रहा। लेकिन आयोजन पहले से होगा कि बिक्री वाला है, वही उत्पादन मैनेजर है, बिक्री मैनेजर है, उन सबको एक दूसरे के साथ संकलन करके मीटिंग करके आयोजन के हिसाब से काम करना है। तो जितना उत्पादन होता है उस हिसाब से ही मार्केटिंग करना है, जितना मार्केटिंग होता है उस हिसाब से उत्पादन में बढ़ोतरी करनी है ना। तो ऐसा इम्बेलेंस रहेगा।
नहीं रहेगा ना। और एक सवाल है यहाँ पे, धंधे का व्यवसाय का संपूर्ण चित्र स्पष्ट बनता है। धंधे का चित्र स्पष्ट बनता है, आयोजन पहले से तय होगा तो पूरा धंधा किस हिसाब से होगा। जैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट हमने बिक्री वाला लिया, वो भी एक चित्र की ही बात हो रही है कि संपूर्ण चित्र स्पष्ट होता है कि ये व्यवसाय का कितना साइज है, कितना इसके अंदर स्ट्रक्चर बनेगा, इसका अंदर क्या क्या काम हो, मतलब किस तरह से काम हो रहा है, वो पूरा स्ट्रक्चर आयोजन से पता चल जाता है कि ये इतना इतना पहले से हम प्लान करके रखेंगे तो पहले से हमें सामने पता चलेगा कि भाई इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा, है ना, इतना उत्पादन होगा, इतना बिक्री होगा, इतना ब्याज देना पड़ेगा। वो सब चित्र पहले से ही हमें पूरे अगले साल के लिए थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो लग ही सकता है। चित्र एक मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट है। उसके अलावा सीमाएं, सीमाएं मतलब मर्यादा, मर्यादा मतलब लिमिटेशंस, है ना। जैसे फ़ायदा है तो मर्यादा भी है ना। तो मर्यादा वैसे देखा जाए तो मर्यादा नहीं है, वैसे देखा जाए तो आयोजन, बिना आयोजन के कोई काम होने वाला ही नहीं है। मर्यादा देख के हम आयोजन करना बंद कर दे, वो बात नहीं हो सकती, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि वो आयोजन का काम, मतलब आयोजन करते करते हम कुछ चीज़ों को ध्यान में ना लें। हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर आयोजन करना पड़ेगा, है ना। उसको हम बोलेंगे सीमाएं, मर्यादाएं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई मर्यादा है इसलिए इसलिए हम वो का आयोजन करना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं। आयोजन करना तो है, उसके फ़ायदे अधिक है, लेकिन मर्यादाओं को ध्यान में रख के आयोजन करेंगे तो वो मर्यादाओं को हम कम कर सकते हैं, मर्यादाओं का अनुपात हम, प्रमाण हम कम कर सकते हैं। तो लिखा है सीमाएं तो लिखा है, लेकिन पहले पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि आयोजन सर्वव्यापी है, किसी भी क्षेत्र का आयोजन के बिना काम नहीं चल सकता। आयोजन पथदर्शक है, ये संपूर्ण नहीं, ये अपूर्ण भी नहीं। आयोजन पथदर्शक है, संपूर्ण नहीं है, हाँ, लेकिन अपूर्ण भी नहीं है। उसके अलावा मतलब उसके बिना चलेगा भी नहीं, और उसी के बगैर, मतलब उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं। उसके समक्ष समीक्षकों और निष्णातों द्वारा निम्न सीमाएं, है ना, दी गई है, समीक्षा की गई है। भविष्य की अनिश्चितता, आयोजन तो भविष्य की अनिश्चितता के लिए होता है। आयोजन के आधार में धारणाएं और पूर्वानुमान होते हैं जो भविष्य में संबंधित है, परंतु भविष्य तो अनिश्चित होता है, जिस कारण से पूर्वानुमान पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता, है ना। हम पूर्ण, अगर हमने टारगेट ये रखा है आयोजन के हिसाब से, है ना, आयोजन के हिसाब से ये टारगेट रखा है, तो एकदम ज़रूरी नहीं कि वहाँ तक हम पहुँचे, उसके आजू बाजू भी पहुँच सकते हैं, है ना। तो बोला है कि भाई एकदम 100% हमारा लक्ष्य सिद्ध होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार आयोजन भविष्य के साथ संबंधित होने में उसमें अनिश्चितताएँ होती है। हमेशा आयोजन के हिसाब से 100% काम होता ही नहीं है ना। लेकिन वो इतना दूर जो होता था उसको नज़दीक तो किया गया, टारगेट के नज़दीक तो किसने लाया, वो तो आयोजन नहीं लाया ना। खर्चीली प्रक्रिया, आयोजन करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है ना। तो आयोजन करने वाले स्पेशल मैनेजर होते हैं, उसके पास करवाया जाता है, तो उसको फीस या पगार भी देना पड़ता है। उसके अतिरिक्त ये तैयार करने में समय लगता है, आयोजन बनाने में भी टाइम लगता है। लोग बोलते हैं आयोजन क्यों करते हो, ये धनाधन काम चालू करो, ख़त्म, बस टाइम मत बिगाड़ो, खाली एक तो प्लानिंग में 1 साल लगा देंगे, बाद में काम चालू करेंगे। हाँ, तो आयोजन करने में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आयोजन का टाइम इतना नहीं लगना चाहिए कि जितने टाइम में हम पूरा उत्पादन कर दें। हाँ, अभी समझ लीजिए कि दिवाली आने वाली है। हाँ, दिवाली आने वाली है और फिर फटाके खोलने का स्टॉल बना, मतलब फटाके का स्टॉल खोलना है, तो फटाके का स्टॉल खोलने में, प्लानिंग करने में इतना टाइम ना लग जाए कि दिवाली ख़त्म हो जाए। हाँ, कुछ कुछ लोगों को दिमाग में ऐसा होता है कि काम करना तो परफेक्ट करना, नहीं तो करना ही नहीं, तो वो आयोजन करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, काम आगे बढ़ाते ही नहीं, है ना। तो समय, शक्ति और द्रव्य का अपव्यय होता है, नुकसान होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आयोजन ना किया जाए, लेकिन समय, शक्ति और द्रव्य का सही उपयोग करके हमें आयोजन करना है, देख उसको ध्यान में लेके आयोजन करना है। हाँ, अगर हमें 10 लाख का प्रॉफिट हो, उस प्रकार का आयोजन करना हो, तो उसके लिए खर्चा 20 लाख का नहीं करने का। हाँ, कर सकते हैं खर्चा,
खर्चा 20 लाख का कर दो, बाद में आयोजन के लिए खर्चा कर दो 20 लाख का और बाद में प्रॉफिट हो 10 लाख का, वो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हाँ, तो इसलिए आयोजन खर्चीली प्रक्रिया बोला गया है, लेकिन उसको चीज़ को हम देखना है। हमें 10 लाख का उस प्रॉफिट लाना है तो उसके लिए आयोजन हम 1,000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं, उससे तो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते ना। 9 लाख तो प्रॉफिट चाहिए ना। लेकिन अगर 100 करोड़ का आयोजन 100 करोड़ का काम करना है, प्रॉफिट प्राप्त करना है, तो उसके लिए 1 करोड़ तक आप आयोजन का खर्चा कर सकते हो। वहाँ पे 1 लाख के मतलब 1-2 लाख दे के रुक नहीं जाने का आयोजन का खर्चा करने के लिए। तो आपका साइज़ कितना बड़ा है उस हिसाब से खर्चा करना चाहिए आयोजन के पीछे। वो आयोजन के पीछे समय भी देखना चाहिए कि आपके कितने समय में काम पूरा करना है, उस हिसाब से आयोजन में भी तो टाइम निकालना चाहिए। अगर 1 साल में काम में आयोजन करना है तो उसके लिए आयोजन करने में 2 साल नहीं लगा देने चाहिए। जो साल ख़त्म हो गया उसके लिए आयोजन उसके बाद हो ऐसा नहीं होना चाहिए। दीर्घ प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। आयोजन करना कोई आसान बात नहीं है। आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करना पड़ता है। पहले तो सभी सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती है कि अभी तक के सालों में कितना हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। उस सूचनाओं का वर्गीकरण विश्लेषण करना पड़ता है। उसको सूत्र के ऊपर से ग्राफ की मदद से, सूत्र की मदद से उसका अर्थघटन करना है। उसके बाद उसके विविध विकल्पों के बारे में विचार करना है। उसमें से अलग अलग विकल्प ढूंढने के बाद उसमें से सही विकल्प को चुनना है, निर्णय लेना है, जो लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। आयोजन ये मर्यादा ऐसे मर्यादा नहीं है, खाली दलील है एक प्रकार की कि आयोजन में अनिश्चितता होती है। समय, संयोग या इकाई को प्रभावित करने वाले तत्वों के कारण पूर्व तैयार किया गया आयोजन कई बार असंगत हो जाता है, मतलब उसके हिसाब से काम होता ही नहीं है, जिस कारण से आयोजन निष्फल हो जाता है। ये एक दलील है और बराबर है, तो ये बात सही है, लेकिन उसको मर्यादा नहीं, उसके हिसाब से हम ये नहीं बोल सकते कि आयोजन नहीं करना चाहिए। स्थिरता को प्रेरणा देता है, ये बात है कि आयोजन एक कार्यक्रम है, मतलब इस हिसाब से ही काम करना है। हाँ, उसका भविष्य से संबंध होता है। आयोजन के अमल के दौरान उत्पन्न विपरीत परिस्थिति में अधिकारी या कर्मचारी परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ पे समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ना। आयोजन के लिए स्थिरता को प्रेरणा मिलती है, मतलब ज़्यादातर कर्मचारी हो उसको अगर हमने आयोजन बना के दे दिया तो उसके लिए स्थिरता बन जाएगी। अगर उसको बोल दिया कि 5 लाख का हमें बिक्री करना है तो किसके लिए कोशिश करेगा? 5 लाख के लिए ही कोशिश करेगा, बाद में उससे ज़्यादा बिक्री करने के लिए कोशिश करेगा ही नहीं। हाँ, अगर उससे ज़्यादा बिक्री हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है उत्पादन ना हो, हाँ, लेकिन उसको पता चल जाए कि भाई बिक्री होने वाली है, ज़्यादा हो सकती है ज़्यादा, तो पहले से वो उत्पादन वाले को भी बोल सकता है ना कि भाई उत्पादन हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन उत्पादन वाला भी वो स्थिर है, वो नहीं हमको बोला है भले तुम बिक्री ज़्यादा करने का ऑर्डर लेके, हम क्या करें, हमको तो 5 लाख का उत्पादन करने को बोला है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हम 5 लाख का ही उत्पादन करेंगे। स्थिर हो जाता है, दिमाग स्थिर हो जाता है, उसकी कल्पनाएं स्थिर हो जाती है, कल्पनाएं सीमित हो जाती है। जैसा आयोजन में है उस हिसाब से ही उसकी कल्पना तक पहुंचती है, उससे आगे कल्पना उसकी पहुंचेगी ही नहीं, है ना। तो स्थिरता को प्रेरणा मिलती है, ये बात सही है, लेकिन वो लोगों के ऊपर निर्भर होता है, आयोजक के ऊपर निर्भर होता है, संचालक के ऊपर निर्भर होता है कि वो आयोजन किस तरह से बनाते हैं, है ना। और आयोजन को कितना वो रिजिड मानते हैं। रिजिड मतलब जड़, जड़ मतलब उसके हिसाब से ही करना है, कड़क अमल करना, है ना। तो कड़क अमल करने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन पहले से ऐसा बोल दिया कि भाई आपको 5 लाख का उत्पादन करने को बोला है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे समझा दिया गया तो ये स्थिरता को प्रेरणा नहीं देगा। ठीक है। इसमें परिवर्तन करने का जोखिम नहीं उठाते हैं और आयोजन से बद्ध रहते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आयोजन जड़ता को प्रेरित करता है। लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है
खास करके हमारे इंडियन लोगों की कि जितना बोला है उतना करो, बस पहले से बचपन से बोला जाता है। स्टूडेंट को बोला जाता है भाई आपको जितना टेक्स्ट बुक में दिया उतना ही पढ़ने का, उससे बाहर का मतलब कुछ पूछा नहीं जाएगा एग्जाम। अरे भाई पूछा जाइए, हम क्या एग्जाम देने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, बोल देने का सीधा। हाँ, बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता, अभी तक की तो अनिश्चितता अलग थी, ये बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता है। कंपटीशन कैसी हो जाए, राजकीय परिस्थिति कैसी हो जाए, ऐसे बाह्य तत्व बहुत सारे व्यवसाय की इकाई के। कम लोगों की मतलब डिमांड बदल जाए। हाँ, लोगों की डिमांड भी बदल जाती है ना, कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है, ढंग बदल जाता है, स्टाइल बदल जाती है, शौक बदल जाते हैं, इच्छाएं बदल जाती है, कल्पनाएं बदल जाती है। अभी पहले आमिर खान ने कुछ सीधे बाल रख के पिक्चर में आया था तो सब सीधे बाल करने लगे। बाद में टकला हो गया तो सब टकले होने की प्रैक्टिस, मतलब सभी लोग धीरे धीरे टकले हो रहे थे। बाद में आमिर खान ने कुछ अलग हेयर स्टाइल कर दी तो सभी लोग उस टाइप की हेयर स्टाइल पर। तो ये क्या है कि लोग शौक मतलब क्या बोलते हैं उसको, फैशन, रुचि के अनुसार बाह्य परिस्थितियाँ अनिश्चित हो जाती है, उस हिसाब से आयोजन तो सफल होना नहीं है ना, वो आयोजन की सफलता को अवरोधित करते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नेगेटिव नहीं बोला है, जबकि चौथे में एकदम नेगेटिव बोल दिया कि वो तो निष्फल ही हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, आयोजन की सफलता को अवरोध होता है ना। तो हमें उस परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाह्य परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आयोजन की सफलता और नज़दीक पहुँचेगी। राजकीय परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, या भी कोरोना की वजह से आर्थिक और आर्थिक परिस्थिति में बहुत बदलाव आया है। राजकीय परिस्थिति में राजकीय कानून अगर बदल जाए तो भी बाह्य परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अपूर्ण जानकारी, आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाती है। यह जानकारी अपूर्ण या अस्पष्ट हो तो उसके आधार पर तैयार किया गया आयोजन और उसके अमलीकरण से इच्छित परिणामों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ लीजिए आपने चौथा चैप्टर पढ़ा है ना स्टेट में, स्टेट के अंदर आपने चौथा चैप्टर पढ़ा है, वो भी आयोजन के लिए काम का होता है। तीसरा चैप्टर भी काम का है आयोजन के लिए। समझ लीजिए कि 2015, अभी 20 चल रहा है ना, 2018, 2019, 2020, 2017, उस हिसाब से अगर हम आलेख बनाए कि 2017 में बिक्री इतनी, 2018 में बिक्री इतनी, 2019 में बिक्री इतनी, 2020 में बिक्री इतनी, तो इस प्रकार की सूचनाओं के आधार पर यह ऐसा बोला जा सकता है कि 2021 में नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। क्या बोला जा सकता है, सूचना मिली है 2020 में कम बिक्री हुई, तो जानकारी प्राप्त की, लेकिन उस हिसाब से वो आयोजन ऐसा करे कि भविष्य में और बिक्री कम होगी तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। लेकिन उसको ये भी तो बताना पड़ेगा कि 2020 जो है वो आकस्मिक है, वो सॉरी सामान्य वर्ष नहीं है ना। इसलिए ऐसे वर्ष को क्या करना पड़ेगा, ऐसे वर्ष की कीमतों को कम महत्व देना चाहिए, बाकी सब वर्ष को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, वेटेज देना चाहिए, भार देना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से अगर ड्राइंग करें और वही दिशा में इसको आगे ले जाए तो बिक्री 2021 में बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि 2019 में कम, 2019 से 20 में कम हुई तो और कम होने वाली है, क्योंकि उसको सूचनाएं मिली थी कि भाई कम हुई थी 2020 में, लेकिन ये सूचना नहीं मिली थी कि वो वर्ष था वो सामान्य वर्ष नहीं था, कोरोना काल था, है ना। तो सूचनाओं को अगर सही ढंग से नहीं समझा गया, सूचनाओं को ध्यान में रखकर अगर आयोजन नहीं किया गया, या सूचना यही गलत हो, हमको सूचना जो मिले अधूरी हो या अस्पष्ट हो, तो उसके आधार पर किया गया आयोजन और उसके अमलीकरण से इच्छित परिणामों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। कर्मचारी की सृजनात्मकता में अवरोध, कि आयोजन करते समय हमें मर्यादाओं को ध्यान में रखकर आयोजन करना चाहिए ताकि मर्यादाओं कम से कम हो। यहाँ पे लिखा है कि स्थिरता को प्रेरणा मिलती है, तो हमें ऐसा आयोजन पहले से ही रखना चाहिए कि भाई
कम से कम स्थिरता को परिणाम मिले। पहले से ही कर्मचारियों को बोल देना चाहिए कि हमने जो आयोजन किया वो 100% उसके ऊपर करना है, ऐसा नहीं है। 5 लाख की जगह अगर 6 लाख का उत्पादन हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है ना। यहाँ पे लिखा है बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता, तो हमें पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए, बाह्य परिस्थितियों को ध्यान में रख के आयोजन करना चाहिए कि भविष्य में ये चीज़ें भी आ सकती है। हम सामान्य अनामत क्यों रखते हैं? बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता के सामने टिकने के लिए भी ना। कर अकस्मात फंड क्यों रखते हैं? वो भी बाह्य परिस्थिति। हाँ, तो ये सब आयोजन के सामने टिके रहने के लिए करते हैं। लेकिन उसमें आयोजन में क्या होता है, कैलकुलेटेड होता है कि सामान्य अनामत कितना रखना चाहिए, वो भी आयोजन डिसाइड करता है ना। आकस्मिक अनामत की फंड कितना रखना चाहिए, वो कितना परसेंट रखना चाहिए, किसका कितना परसेंट रखना चाहिए, वो आयोजन डिसाइड करता है ना। तो आयोजन में तो एकदम परफेक्टली नियम होता है। एक संख्या वहाँ पे दिखाई जाती है, पूरा चित्र स्पष्ट किया जाता है। अपूर्ण जानकारी पर से नहीं बनाना चाहिए आयोजन, है ना। अपूर्ण जानकारी पर से अगर बन गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, सीमाएं हो सकती है। ऐसा किसी ने दलील किया तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह दलील किया है, बात सही है ना। तो उसको जब आयोजन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें संपूर्ण या फिर स्पष्ट जानकारी पर से ही आयोजन बनाना चाहिए। कर्मचारी की सृजनात्मकता में अवरोध होता है, जैसे स्थिरता को प्रेरणा मिलती है उसकी जैसा, है ना। कर्मचारी को बोला गया है, कामदारों को बोला गया कि इस प्रकार से ये यंत्र को बनाना है, इसकी साइज, बेरिंग की साइज इतनी होनी चाहिए, हाँ, मोटर की साइज इतनी होनी चाहिए, पिस्टन की साइज इतनी होनी चाहिए। अभी कर्मचारी सोचता है कि भाई मैं अगर इस तरह से बनाऊंगा ना पिस्टन तो कार्बन कम बनेगा और हमारे जो इंजन बनेगा वो इंजन में ज़्यादा क्वालिटी आ सकती है। लेकिन कर्मचारी को पहले से आयोजन के द्वारा बोल दिया इतना 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 करना है बस, तो उसकी सृजनात्मकता में क्या हुआ, अवरोध हुआ कि नहीं। हाँ, तो आयोजन का अमल कर्मचारियों को करना होता है। इन कर्मचारियों में विविध सृजनात्मक शक्तियाँ होने के बावजूद ये आयोजन के अमल के दौरान इच्छित परिवर्तन नहीं कर सकते, जिससे कर्मचारी की सृजनात्मकता में अवरोधित होती है। बिल गेट्स ने क्या बोला, ऐसे आईटी कंपनी के जो भी कंपनी के मालिक होते हैं ना, वो कर्मचारी की सृजनात्मकता में कभी भी अवरोध नहीं डालते। वो सामने से बोलते हैं आप कुछ नया करो। क्या बोलते हैं वो लोग, आप कुछ नया करो, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, आयोजन होता है लेकिन आयोजन एकदम परिवर्तनशील होता है वहाँ। इसलिए तो आईटी कंपनियाँ बहुत ही आगे बढ़ती हैं, उसके शेयर के भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तेज़ी से। पद्धतियों का दोषपूर्ण उपयोग होना, पद्धतियाँ है ना, लेकिन आयोजनों में अनुमान और पूर्व धारणाओं के लिए गाणितिक और आंकड़ाकीय जानकारी का उपयोग किया जाता है। आयोजन में क्या किया जाता है, सूत्र लगाया जाता है कि भविष्य में ये हमने चौथे चैप्टर में सूत्र के अनुसार इसको हमने मान लिया कि ये है सीधी दिशा में जाएगा, और यहाँ पे सूत्र और पूर्व धारणाओं के ऊपर और ये गाणितिक सूत्र के ऊपर, आंकड़ा शास्त्रीय जानकारी के ऊपर आयोजन बनाया जाता है, अनुमान के ऊपर आयोजन बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है ना, कि जो सूत्र का उपयोग जहाँ पे करना चाहिए उसकी जगह पे कोई दूसरा सूत्र यूज़ कर दिया, तो इन पद्धतियों का उपयोग सूचनाएं दोषपूर्ण हो, हाँ, ऐसे पद्धति दोषपूर्ण हो, सूत्र लगाना चाहिए तीसरे चैप्टर का, लगा दिया चौथे चैप्टर का, तो चलेगा? बोलो। सूत्र लगाना चाहिए विकलन का चौथे चैप्टर का, और हमने लगा दिया वो पहले भाग के चौथे चैप्टर का, तो चलेगा? नहीं। तो ऐसे पद्धतियों गलत पद्धति का उपयोग कर दिया तो भी पूर्ण गलत हो जाएगा, आयोजन ही पूरा असफल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आयोजन को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में होने वाले परिवर्तन, आयोजनकर्ता का पूर्वाग्रह, आयोजन करने वाले का भी पूर्वाग्रह होता है कि ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा कुछ पुराने टाइप के आयोजन करने वाले होते हैं, वो ऐसा सोचते थे, लेकिन बाद में जो नए मेथड आए उसमें ये सब निकाल देता है।
वास्तविकताओं की अवगणना करते हैं। हाँ, पूर्वाग्रह मतलब अपनी बात पे अड़े रहना, उसको अपनी बात पे ही भरोसा होता है, किसी और की बात पे भरोसा नहीं होता है ना। वो सोचते हैं कि भाई लोग ऐसा ही सोचते हैं, बाद में कभी भी वो लोगों के सोच में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ये आयोजन करने वाला है वो अपनी बात पे अड़े रहता है। जैसे कि किसी का सोच ऐसा होता है कि पब्लिक जो है वो मतलब चिट्टर ही होती है, पब्लिक जो है वो खराब ही होती है, पब्लिक कैसे भी करके भाव को कम करवाएगी है ना। इसलिए पहले से वो लोग क्या करेंगे, अपने भाव को बढ़ा चढ़ा के ही दिखाएंगे। तो वो आयोजन करने वाले का पूर्वाग्रह है कि पहले से भाव इतना बढ़ा के बोलो तो पब्लिक जो है वो कम भाव करवाएगी। तो इस हिसाब से माल का थोड़ा कम भाव होगा तो भी पहले से ही बढ़ा के रखा है तो चलेगा। ऐसा सबका अलग अलग पूर्वाग्रह होता है। वास्तविकताओं की अवगणना, नेतृत्व का प्रश्न फिर भी आयोजन के विचलनों को नियंत्रित करना सिखाता है, और आयोजन का कोई विकल्प नहीं, यह भी एक सत्य है। बिना आयोजन के कुछ नहीं कर सकते, यह भी एक सत्य है। मतलब आयोजन का और कोई विकल्प नहीं, आयोजन की जगह पे कुछ और कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। आयोजन की जगह पे कुछ और हो सकता है, आयोजन का कोई विकल्प है? चलो आयोजन नहीं करना है, कुछ और कर लेंगे, तो कुछ और क्या करेंगे? आयोजन ही तो करना पड़ेगा। बताओ, और आगे बताओ।